सो स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो थी वो आपके पास डिस्कस की थी, तो आई होप आपको वो समझ आ गई थी। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस किया था। तो अब आपके पास जो फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी आती है, जो आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ही बताऊंगा। तो फर्स्ट वन आ जाती है आपके पास इलास्टिसिटी, आ जाती है आपके पास इलास्टिसिटी। सेकंड वन आ जाती है आपके पास प्लास्टिसिटी। दोनों को साथ डिस्कस कर लेंगे आपके पास, आपको पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझा रखा था। तो अप टू पॉइंट बी, जो आपके पास पॉइंट बी तक था, तो आप क्या बोल रहे थे, यहाँ तक मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। आफ्टर बी मटेरियल आपके पास प्लास्टिक था। तो इलास्टिसिटी को आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि एबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स और लोड। तो जैसे आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने लोड अप्लाई किया, मान लेते हैं आपने कौन सा लोड अप्लाई किया, टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो रही है, आपके पास डिफॉर्मेशन आ रही है उसमें। तो जैसे आपने लोड का रिमूवल कर दिया, उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आपके पास मटेरियल कहाँ से कहाँ तक था, ओ से बी तक था। उसके बाद अगर आपने सेम मटेरियल है आपके पास, अब आपने जो इलास्टिक लिमिट आ गई थी आपके पास बी, ठीक है। सो सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आपने उसी मटेरियल पे लोड कर दिया। अब लोड आपने जब अप्लाई किया, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई जो आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो गेन नहीं हुई। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। सो आप इलास्टिसिटी को बोल सकते हो कि आपके पास व्हेन रिमूवल ऑफ लोड देन देयर इज then the object regain its original shape and size. That property is termed as elasticity. On removal of load, the body does not regain its original shape and size. That property of material is defined as elasticity. तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी कहा था कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी उसकी भी ज़्यादा होती है। अब आपको पूछा जाता है कि स्टील और रबड़ में कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप क्या बोलते हो, स्टील, क्योंकि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आपके पास ज़्यादा है। तो ये आ जाती थी आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। सेकंड वन आ जाती है आपके पास डक्टिलिटी। थर्ड वन आ जाती है आपके पास डक्टिलिटी, और नेक्स्ट आ जाती है आपके पास ब्रिटल। सो ये दो वर्ड आपने जो है वो आरसीसी में सुने होंगे कि आपके पास ब्रिटल फेलियर होता है कंक्रीट का, डक्टाइल फेलियर होता है आपके पास किसका, स्टील का। तो अगर ब्रिटल फेलियर हो जाएगा तो आप बोलते हो कि आपको कोई अलार्म नहीं आता, मतलब कोई भी आपको डायरेक्ट जो होगा उसका पता नहीं होगा, अचानक से हो जाएगा आपके पास। और अगर आपके पास डक्टाइल मटेरियल वाला है तो आपको पहले फेल होने से पहले आपको अलार्म आ जाएगा, मतलब कि आपको क्रैक्स वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे डक्टाइल वाले मटेरियल। तो डक्टिलिटी देखो, सिर्फ सबसे पहले आपके पास डक्टिलिटी होती क्या है, आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है। बट जैसे हमने यील्डिंग देखा था, तो यील्डिंग क्या बताया था मैंने आपके पास, कांस्टेंट स्ट्रेस या स्मॉल इंक्रीज इन अ स्ट्रेस में आपके पास क्या हो रही थी, लार्ज डिफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हो आप, यील्डिंग। उसी तरह से आपके पास डक्टिलिटी है, आप बोल सकते हो ये आपके पास एबिलिटी है मटेरियल की टू बियर लार्ज परमानेंट स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर। फेल होने से पहले तक वो कितना खींच सकता है आपके पास, वो क्या है आपके पास, डक्टिलिटी, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी से मैंने क्या बताया कि डक्टिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको डक्टिलिटी पूछा जाए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये आपके पास एबिलिटी है मटेरियल की, आप उसको कितना लार्जली परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, या स्ट्रेन बोल सकते हो, ठीक है। लोड तो आपके पास है, जिस लोड पे आप उसको खींचने की ट्राई कर रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, बिफोर फेलियर तक आपके पास, या बिफोर फ्रैक्चर तक आपके पास उसमें कितनी डिफॉर्मेशन आई, उसी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे आप, ठीक है। और ब्रिटलनेस क्या होता है आपके पास, ब्रिटलनेस होता है आपके पास मटेरियल दैट एग्जिबिट लिटिल और नो यील्डिंग बिफोर फेलियर, मतलब आपके पास अचानक से टूट जाए, सिंपली आप बोल सकते हो जो अचानक से टूट जाए आपके पास, कोई आपको उसका वार्निंग साइन ना शो हो, मतलब आपको कोई भी उसका
पता नहीं चलेगा कि आपके पास ये फेल हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास ग्लास है, ठीक है, शीशा आपने उस पर किसी पत्थर मार दिया आपने, तो वो अचानक से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। उसी के कंपेरिजन में अगर आपके पास प्लास्टिक का ही आपके पास ग्लास है, तो आप उस पे मारोगे तो पहले क्या हो जाएगा, आपके पास क्रैक्स बिल्डअप हो जाएंगे। तो वो जो क्रैक्स बिल्डअप हो रहे हैं वो क्या आ गया आपके पास, आप एज्यूम कर सकते हो वो डक्टिलिटी आ गई। और जो अचानक से टूट गया आपके पास, वो आ गया आपके पास ब्रिटलनेस। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस आपको समझ आ गई। डक्टिलिटी होती है कि आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड आ जाता है आपके पास कि कितना ही इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आ जाती है बिफोर फ्रैक्चर, दैट इज नोन एज योर डक्टिलिटी। और ब्रिटलनेस बोल सकते हो कि मटेरियल विच डज नॉट एग्जिबिट लिटिल और नो यील्डिंग बिफोर फेलियर इज टर्म्ड एज ब्रिटलनेस। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो ब्रिटलनेस है और डक्टिलिटी है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये मैं लिख लेता हूँ आपके पास, मैं आपको बुक रेफर कर रखी है, आप उसमें से चीज़ें देख लीजिएगा। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपके पास की चीज़ें क्या होती है। तो आप बोल सकते हो ब्रिटल एंड, सिंपली आप ब्रिटलनेस लिख लो, ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और क्यों होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तो आ गया आपके पास ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी के बीच का डिफरेंस, प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास क्रीप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है आपके पास, क्रीप। सो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस आपको समझ आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपके पास क्रीप। अब क्रीप होता क्या है, सबसे पहले हम क्रीप को समझते हैं आपके पास। अब दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक आ जाती है आपके पास क्रीप और एक आता है आपके पास रिलैक्सेशन। अब देखो, मान लो मैंने आपके पास क्या कर रखा है, कोई बॉडी है, स्प्रिंग ही मान लेते हैं आपके पास, ठीक है। स्प्रिंग पे मैंने लोड इस तरह से, आपके पास स्प्रिंग है, इस पे मैंने यहाँ पे लोड जो है वो अप्लाई कर रखा है आपके पास। यहाँ पे इनिशियली आपके पास ये फ्री था, ठीक है। जब मैंने इसमें लोड अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं हम 10 kg का 10 kg का लोड अप्लाई कर दिया, तो इसमें इंस्टेंट ही आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ डिफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ओरिजिनली हम एज्यूम कर लेते हैं आपके पास ये जो साइज था इसका कितना आ गया, 3 मीटर था आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने लोड अप्लाई कर दिया, इसमें डिफॉर्मेशन आ गई 0.02 मीटर की, ठीक है। अब उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम आपके पास, आपने 1 साल के बाद देखा, अभी डिफॉर्मेशन कितनी हो रखी, 0.03 मीटर की हो रखी। अब आप देखोगे 10 साल के बाद आपके पास ये क्या हो रही है, 0.04 की हो रही है। मतलब आपने जब स्टार्टिंग में आपने पास डायरेक्ट लोड अप्लाई किया तो इस टाइम क्या हो रखी थी, आप ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गई थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सिंपल आप क्रीप में ये बोल सकते हो, आपके पास की जो स्ट्रेस होती है या लोड आपके पास, वो क्या रहता है, कांस्टेंट होती है। बस आपके पास टाइम के साथ क्या आ जाती है, आपके पास डिफॉर्मेशन आ जाती है। ये एक टाइम तक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कर लेगा, उसके बाद आपके पास क्या बन जाता है, ये कांस्टेंट ही फॉर्म हो जाता है। देखो मैं आपको इसके डायग्राम जो ग्राफ है वो बना के शो करे तो वैसे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो स्ट्रेस टेन कर्व में आपके पास क्रीप की बना के दिखा रहा हूँ। जो लाइन जो होगी वो स्ट्रेट अगर नहीं बनेगी तो बस आप समझने के लिए इसको रेफर कीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास कर्व बन जाएगी कि जैसे जैसे आप लोड अप्लाई कर रहे हो आपके पास, वैसे आपके पास क्या हो रही है, स्ट्रेंथ में चेंज आ रही है आपके पास। बट एक टाइम पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आपको डिफॉर्मेशन मिल जाएगी जितनी इसमें हो सकती थी। तो इस तरह से है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये है आपका स्ट्रेस, दिस इज अवर स्ट्रेंथ। तो इस पोर्शन तक अगर आप जैसे लोड अप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगी। और लोड रिमूव कर लोगे आपके पास तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास ये कौन सी स्टेट में है, इलास्टिक स्ट्रेन है आपके पास। सिंपल बोल सकते हो आप, इसमें क्या आ रहा है, इलास्टिक स्ट्रेन आ रहा है। बट इसके बाद आपके पास क्या, ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और यही इसमें क्या हो सकती है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो दिस इज टर्म एज अवर प्लास्टिक स्ट्रेन। तो मैं आगे एक्शन कर लेता हूँ आपके पास थोड़ा, यहाँ तक ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, इलास्टिक, और ये आ गया प्लास्टिक स्ट्रेन। तो समझ आ गया क्रीप। तो क्रीप आप बोल सकते हो ये क्या है आपके पास, टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम के साथ ये आपके पास क्या करेगा, वेरी करेगा। और मैंने आपको क्रीप में ये बताया कि आपके पास स्ट्रेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रह जाएगा। स्ट्रेस आपके पास कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आ गया आपके पास क्रीप।
ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो कि क्रीप जो है आपके पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। क्रीप के बारे में ज़्यादा हम देखेंगे जब हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें आपके पास क्रीप की और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे आप। ठीक है। सो क्रीप में हमने क्या किया था, सस्टेन लोडिंग कर रखी थी आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफॉर्मेशन आई थी। अब आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस जो है वो या लोड चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि जो आपका स्ट्रक्चर है या जो भी इस पर आप क्रीप का इफेक्ट को जो ऑब्जर्व करना चाहते हो उस पर आप क्या लोडिंग अप्लाई कर रहे हो, डेड लोडिंग अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि डेड लोडिंग तो आपको पता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर ही होता है आपके पास, तो जनरली ये डेड लोडिंग की वजह से भी हो सकती है। अब देखो रिलैक्सेशन, नाम ही बोल रहा है रिलैक्स होना, तो जनरल वर्ड्स में क्या बोलते हैं हम, रिलैक्स कब होते हैं, जब हमारे पास स्ट्रेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे आप मान लो कि स्ट्रेस आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो आपके पास कांस्टेंट रह रही है, दैट इज टर्म्ड एज अवर रिलैक्सेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन बोलेंगे। तो रिलैक्सेशन भी आपके पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट ही क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है। तो मैंने आपको रिलैक्सेशन तो क्या बताया कि रिडक्शन ऑफ स्ट्रेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम विद कांस्टेंट स्ट्रेन आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन बोल लेंगे। तो देखो इस तरह से मैं अगर आपको इसका भी ग्राफ जो है वो प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेस आ गया एंड दिस इज आवर स्ट्रेन, ये स्ट्रेस आ गया, ये आ गया स्ट्रेन। कलर ले लेते हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो रही है, लीनियरली वेरी कर रहा है आपके पास। ठीक है, जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेन आ रहा है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले तो डिफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गई। इसके बाद लोड तो आपके पास क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, मतलब आपके पास स्ट्रेस आप चेंज करोगे, डिफॉर्मेशन क्या रह रही है आपके पास, कांस्टेंट रह रही है। सो इसको आप डायरेक्टली बोल दोगे रिलैक्सेशन, दिस इज अवर रिलैक्सेशन। तो आप डिनोट कर सकते हो, आप ये क्या आ गया आपके पास, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। तो नाम ही बता रहा है रिलैक्स कब होंगे, जब आपके पास स्ट्रेस मतलब कम हो गई, या मतलब सिंपली आप बोल सकते हो चेंज हो गई। तो क्रीप और रिलैक्सेशन में आई होप आपको समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, देखो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है आपके पास, सिंपली जब भी आप किसी मटेरियल को कंप्रेस करने की ट्राई करते हो या उस पर आप टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या आ जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाती है। उस डिफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास इलास्टिक, आप जो उसमें डिफॉर्मेशन करोगे वो इलास्टिक है आपके पास, तो मतलब जैसे आप उसमें से लोड रिमूव करोगे वो ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगी, और आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट अगर आप उसको प्लास्टिसिटी रेंज में ले आओगे तो उसमें कुछ तो अमाउंट ऑफ आपके पास क्या रह जाती है, इंटरनल एनर्जी रह जाती है। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या बोलता है आपके पास कि अप टू इलास्टिक लिमिट में हमारे पास कितनी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व हो रखी है आपके पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोले। ठीक है। तो मैं आपके पास यहाँ पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आ गया आपके पास स्ट्रेस एंड दिस इज अवर स्ट्रेन। तो ये डायग्राम जो है वो स्केल पे नहीं है, अब बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, स्केल पे जो है वो बन नहीं रही है आप। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रेस एंड दिस इज अवर स्ट्रेन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या बना देता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना देता हूँ। तो ये क्या आ रही है आपके पास, लीनियर है आपके पास। ठीक है, सो लीनियर है, इसके बाद आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट तक क्या है आपके पास, इलास्टिक है, आफ्टर दैट प्लास्टिक आ रही है आपके पास। तो यहाँ पे जो एरिया होगा आपके पास किसका, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ इलास्टिक रीजन, दैट इज टर्म्ड एज हमारे पास मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये क्या है, ट्राइंगल है, 1/2 सिग्मा मतलब स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो ये आ जाता है आपके पास मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है आपके पास कि अप टू इलास्टिक लिमिट, या बोल सकते हो व्हेन मटेरियल इज इलास्टिक एंड लोड इज अप्लाइड देन देयर इज चेंज इन इट्स शेप, मतलब आपके पास क्या हो रही है, एलोंगेशन हो रही है, आपके पास कंट्रैक्शन हो रही है, वो हम कुछ नहीं बता सकते, सिंपली आप बोल सकते हो कि डिफॉर्म हो रहा है आपके पास मटेरियल। तो उस टाइम कितनी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगी वो मटेरियल में स्टोर होगी, जो मटेरियल ऑब्जर्व करेगा
इसी को आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलोगे। तो अप टू इलास्टिक लिमिट ई, ये क्या आ गया आपके पास, जो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट होगा, इसी को हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो इसकी मैंने वैल्यू भी बता दी, कितनी आती है आपके पास, 2 = 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये था आपके पास मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट टाइम आ जाता है आपके पास मॉडुलस ऑफ टफनेस। नेक्स्ट टर्म इज अवर मॉडुलस ऑफ टफनेस। सो मॉडुलस ऑफ टफनेस को भी समझते हैं आपके पास क्या होता है। सो मॉडुलस ऑफ टफनेस, अब मॉडुलस ऑफ टफनेस में भी हमारे पास सबसे पहले क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब 100 में आ गया तो स्ट्रेस स्ट्रेन करो तो आपके पास होगी। दिस इज अवर स्ट्रेन, दिस इज अवर स्ट्रेस, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया आपके पास माइल्ड स्टील है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन करो कैसी होती है, सबसे पहले लीनियर आ गई, फिर थोड़ा सा वेरिएशन आ गई है, मतलब यहाँ तक तो आपके पास लीनियर है, ये नॉन लीनियर पोर्शन आ गया। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, इज अवर यील्ड प्लेटू, ये वाला यील्ड प्लेटू आ गया। उसके बाद क्या आ गया, स्ट्रेन हार्डनिंग, और आ गया आपको डायरेक्टली फ्रैक्चर वाला, ठीक है। सॉफ्टनिंग भी बोल सकते हो, बट डायरेक्ट आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपके पास किसकी, माइल्ड स्टील की। ऐसे ही आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखी थी। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्जर्व टिल फ्रैक्चर, मतलब आपके पास फ्रैक्चर नहीं होगा। तो फ्रैक्चर किस पॉइंट पे होता है आपके पास, इस पॉइंट पे आ जाता है आपके पास फ्रैक्चर। तो सिंपली आप बोल सकते हो, यहाँ तो आपके पास मैंने क्या बताया था, लीनियर है। तो अगर मैं इतने कर्व का अगर आपको एरिया पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। बट इसको शो कर देते हैं आपके पास, यह हमारे पास मॉडल ऑफ रेजिलियंस का एरिया है। और मैंने आपको मॉडल्स ऑफ टफनेस क्या बताया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर आपके पास इस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये जो एरिया होगा इस कर्व का, दिस एरिया, इसी को आप क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलोगे। इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, सिंपली, सॉरी ये आ गया आपके पास टफनेस वाला है, ठीक है। और ये जो रेड वाला मैंने, जो रेड के साथ मैंने मार्क कर रखा है इतना पोर्शन, इसको आप बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ टफनेस, मतलब डायरेक्टली यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है माइल्ड स्टील क्या होता है, टफ होता है थोड़ा, इसलिए भी टफ हो सकता है। तो ये भी लिख लेता हूँ मैं, ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। अब हम माइल्ड स्टील की ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें, दूसरे मटेरियल्स की भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फटीग। फटीग होता है आपके पास, सिंपली आप बोल तो फटीग आप तो डेली लाइफ में यूज़ करते हो कि बहुत ज़्यादा फटीग हो गया तो आपकी थक गए आपके पास, ठीक है। फटीग देखो सिंपली आपके पास, आपने देखोगे जो वायर्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यूज़ कर लेता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो जाती है आपके पास। तो वो वायर अगर आप उसको तोड़ने की ट्राई कर लोगे आपके पास, तो अगर एक बार आप स्ट्रेस उस पर अप्लाई करोगे तो आपके पास टूटेगा नहीं, बट आप कंटिन्यूसली उस पर स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करोगे तो कुछ टाइम के बाद उसका क्या हो जाएगा, वहाँ से वो टूट जाएगा। सो सेम केस आपके पास फैटीग का भी होता है। तो फैटीग बोल सकते हो कि डिफाइन एज द डिस्टॉर्शन ऑफ मटेरियल अंडरगो रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको क्रैकिंग हो जाती है। सो यहाँ पे भी मैं आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो बना के शो कर देता हूँ आपके पास। तो कुछ पॉइंट तक आपके पास ये क्या करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है ये बेयर कर लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसमें ब्रेक हो जाएगा। देखा होगा ना आपने, उस वायर को आप करते हो या कोई भी वायर होगी उसको आप तोड़ने की ट्राई करोगे तो नंबर ऑफ रिपीटेड साइकिल जो है वो यूज़ हो जाएगी। तो इस अगर एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मैं साइकिल्स यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले आपके पास मैक्सिमम साइकिल्स यूज़ हो जाएंगी जब क्या है आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए आपको देनी पड़ेगी कुछ अमाउंट ऑफ साइकिल, उसके बाद स्लोली 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 आपके पास क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज टर्म एज आवर फटीग, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म यहीं पे आ जाती है आपके पास एंडोरेंस लिमिट। नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पास एंडोरेंस लिमिट, एंडोरेंस या फटीग लिमिट जिसको आप बोल देते। अब एंडोरेंस लिमिट या फटीग लिमिट क्या होती है आपके पास, आप बोल सकते हो ये आपके पास ऐसी लिमिट है जिस पॉइंट पे आपके पास या सिंपली देखो इसको मैं आपको दूसरे वर्ड्स में समझा देता हूँ, आपके पास ऐसी स्ट्रेस है आपके पास जिसके बिलो आपके पास जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आप यूज़ करोगे आपके पास मटेरियल क्या होगा, फेल ही नहीं होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं आपके पास
यहाँ पे है अगर आपके पास, ठीक है, मटेरियल है आपके पास, ये आपके पास कर्व हो गई, इस तरह से थी आपके पास, ठीक है। फटीक आप फिर से समझ लो कि आपके पास ये ऐसी लिमिट होती है स्ट्रेस की बिलो विच अ फटीक फेलियर विल नॉट ऑकर रिगार्डलेस हाउ मेनी टाइम्स साइकिल्स, हाउ मेनी टाइम्स लोड इज रिपीट, जितनी टाइम आप रिपीट कर लोगे। तो आप सिंपली बोल सकते हो एक वैल्यू आ जाएगी जहां से बिलो आप जितनी बार आप नंबर ऑफ टाइम स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करो, आपके पास कोई भी फेलियर नहीं हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना आपके पास, क्योंकि ये आपके पास मिनिमम वैल्यू हो। इस वैल्यू पे आप जितनी बार भी आप, इस वैल्यू से बिलो आप जितनी बार भी आप इस पर क्या करोगे, स्ट्रेस अप्लाई करोगे, आपके पास फेलियर नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं एंडोरेंस या फटीग लिमिट। यही है हमारे पास एंडोरेंस या फटीग लिमिट, ठीक है। यही आ जाती है आपके पास मेन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो आपको मैंने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी समझा दिया, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, क्रीप, रिलैक्सेशन, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, फटीग, एंडोरेंस लिमिट। इसके बाद आपके पास 2-3 प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे आप हार्डनेस बोल देते हो आप। तो हार्डनेस क्या बोलते हो आप, हार्ड है आपके पास, तो अगर कोई मटेरियल हार्ड होगा तो आप अगर उस पर स्क्रैच करने की ट्राई करोगे आप, तो हार्ड होगा तो उस पर स्क्रैच नहीं आ जाएंगे। अगर हार्ड नहीं हुआ आपके पास तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो आप सिंपली हार्डनेस को बोल सकते हो रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग इज टर्म्ड एज और सिंपली हार्डनेस। सेकंड आ जाती है आपको, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आ जाती है आपके पास मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी, जैसे आपके पास डक्टिलिटी थी थिन वायर्स में चेंज करना, उस तरह से आपके पास मैलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है आपके पास क्या हो जाएगी, थिन शीट्स में। अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, ये आपके पास क्या है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है आपके पास मटेरियल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपके पास टेनेसिडिटी। टेनेसिटी क्या होता है आपके पास, देखो नाम ही बता रहा है टेनेसिटी। टेनेसिटी होता है सिंपली आपके पास रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेंशन इज टर्म एज टेनेसिटी। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो आपके पास टेंशन को रेजिस्ट कर रहा है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम, टेनेसिटी बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास कंक्रीट क्या होता है, गुड इन कंप्रेशन होता है, स्टील क्या होता है आपके पास, गुड इन टेंशन होता है। सिंपली आप बोल सकते हो टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आप स्टील यूज कर रहे हैं, सिंपली स्टील एज अ टेनेसिटी मटेरियल। तो आई होप आपको बेसिक प्रॉपर्टीज थी आपके पास, जो जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी मैंने उतनी बता दी। अदरवाइज आपको इसमें रेजिलेंस भी आता है। सो रेजिलेंस क्या होता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बाई वॉल्यूम होता है। इस तरह से आपके पास टफनेस का भी आप फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, बट हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ट्राई करनी है, सीखनी है। तो आई होप आपको ये मॉडल प्रॉपर्टी जो है ये समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए होती है। और हम देखेंगे आपके पास, आपको एजम्पशन बता देंगे आपके पास होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, नॉन होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन का पॉइंट है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।